अर्चना अपनी बहू कोमल के साथ रहा करती थी, पर बहू के होने के बाद भी घर का सारा काम अर्चना को ही देखना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन माँ जी, पता नहीं आप पूरा दिन घर में क्या करती हो। मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, पर अब तक आपने खाना ही नहीं बनाया। आपको पता है मैं कितनी भूखी हूँ। बहू, मैं जानती हूँ कि तू भूखी है, पर मैं खाने में बनाती क्या? सब्जी तो घर में थी ही नहीं, और सुबह मैंने तुझसे पैसे मांगे तो तूने मुझे सब्जी के लिए पैसे ही नहीं दिए। माँ जी, घर में इतने काम नहीं होते जितने आपके बहाने होते जा रहे हैं। जो भी घर में है वही बना दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। इतना बोलकर कोमल वहां से चली जाती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करके ले आती है। कोमल खुद तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लेती है, पर वो एक बार भी अपनी सास के बारे में नहीं सोचती। अब अगली सुबह अर्चना की तबीयत खराब होने की वजह से अर्चना की आंख नहीं खुलती, जिस वजह से कोमल ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है और इसका गुस्सा भी कोमल अपनी सास पर निकालती है। माँ जी, आप अभी तक सो रही हैं? आपकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। आपको पता है मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना होता है। बहू, तू आज ऑफिस की छुट्टी कर ले। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ जी, आपका तो हमेशा का यही नाटक है। आप तो चाहती हैं कि मैं ना काम छोड़कर ही घर पर बैठ जाऊँ, पर आप ये बात मत भूलो कि अगर मैंने काम छोड़ दिया ना तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर कोमल ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल की माँ का फोन आता है। कोमल बेटा, कितने दिन हो गए तुझे देखे। आखिर तू कब आ रही है दामाद जी को लेकर? माँ, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। और तुम्हारी दामाद जी अभी शहर से बाहर है, ऊपर से एक मेरी सास है, ना जाने पूरा दिन हीरोइन बन के क्यों बैठी रहती है। उनसे घर का एक काम नहीं होता। वो तो सोचती है कि बहू घर का काम भी करे और बाहर का भी। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो अपनी सास को साफ साफ कह दे कि तुझसे घर के काम नहीं होंगे। हाँ माँ, मैंने कह दी है ये बात। क्या करूँ, मेरी सास ना बड़ी चालाक है। मैं जिस दिन घर पर रहती हूँ उस दिन तो वो घर का कोई काम नहीं करना चाहती, पर वो तो मैं हूँ जो उनके सर पर बैठकर घर के सारे काम करवाती हूँ। इस तरह से कोमल अपनी सास की बुराई अपने माँ के सामने करने लगती है और ये सारी बात अर्चना सुन लेती है। अर्चना को कोमल की यह हरकत जरा भी पसंद नहीं आती और वो कोमल से कहती है, बहू, मेरी बुराई करके ना तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, और वैसे भी घर का काम तू कौन सा करती है, जरा मुझे भी तो बता। चलिए माँ जी, आपकी ये बात मान लेते। नहीं करती मैं घर का कोई काम। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप चाहती हो कि मैं बाहर से भी काम करके आऊँ और घर का भी काम करूँ। बहू, ना ही मैंने ऐसा कभी कहा है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि तू घर और बाहर दोनों का काम करे। माँ जी, आप क्या चाहती हो और क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, घर में इतने काम नहीं होते, तो प्लीज मेरे सामने ना नाटक मत किया करो। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन संडे था और कोमल की छुट्टी, इसलिए कोमल काफी देर तक सोती है, पर अर्चना आकर कोमल को उठा देती है। बहू, सुबह के 11 बज चुके हैं, अब तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे जरा उठ के मेरी मदद करवा दे घर के कामों में। माँ जी, आपका रोज का यही नाटक है। और आपसे किसने कहा कि आज मैं घर में हूँ? आज मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। कल मेरे ऑफिस की छुट्टी, इसलिए अब मैं सीधा परसों ही घर आऊंगी। बहू, तो घर के काम से बचने के लिए ना यही करती है हमेशा। जब तेरा दिल करता है मायके चली जाती है। अगर मैं मायके चली गई तो तेरा ऑफिस संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी दे रहे हो? एक काम करो ना माँ जी, आप भी अपने मायके ही चले जाओ, फिर देखना कैसे मैं आपसे अच्छी तरीके से घर का काम करती हूँ और घर की साफ सफाई रखती हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तू अकेले ही रहना और अकेले ही अपना काम करना। इतना बोलकर अगले ही दिन अर्चना अपने मायके चली जाती है। अपनी सास को मायके जाता देख कोमल को बहुत अच्छा लगता है और वो ऑफिस में जाकर अपनी ये खुशी अपने दोस्तों से शेयर करती है। यार, मेरी सास तो मायके चली गई। मैं तुझे बता नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। कम से कम शाम को जब मैं घर आऊंगी तो उनकी चें तो नहीं सुननी पड़ेगी मुझे। अरे यार, ये सारी सास ना ऐसी ही होती हैं। हमेशा इनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द। काश कि मेरी सास भी ना तेरी सास की तरह मायके चली जाती हमेशा के लिए। अपने दोस्त से बात करके कोमल अपने ऑफिस के काम में लग जाती है और शाम को घर जाती है। घर जाने के बाद कोमल देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। माँ जी, करती क्या है? पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी तो मायके गई है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारा घर ठीक करके खाना बना लेती हूँ।
इतना बोलकर कोमल घर के कामों में लग जाती है और खाना बनाने लग जाती है। इस तरह से कोमल को रात के 12 बज जाते हैं और जैसे ही कोमल सोने के लिए कमरे में जाती है वैसे ही उसके पति का फोन आता है। कोमल, मैं कल घर आ रहा हूँ। मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा लिया है। अब से मैं दिल्ली में रहकर ही काम करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तुम्हारी माँ मायके चली गई है मुझसे लड़ाई करके। खैर मैं रखती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। आज मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है और अगली सुबह घर का काम करते करते उसे 10 बज जाते हैं। और जब कोमल टाइम देखती है तो वो अपना सर पकड़कर खुद से कहने लगती है, हे भगवान, घर में कितने काम है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना। अभी तक मैंने एक काम पूरा नहीं किया और 10 बज गए। मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। इतना बोलकर कोमल सारा काम छोड़कर ऑफिस के लिए भागने लगती है और शाम को घर आकर फिर से घर के कामों में लग जाती है। कोमल, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मुझे सारी रात काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कॉफी बना दो। क्या इस वक्त कॉफी? रुको अभी लाती हूँ। इस तरह से नींद में कोमल अपने पति के लिए कॉफी बनाती है और आराम से सो जाती है। पर सुबह उसे जल्दी उठना था जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और एक बार फिर वो घर के कामों में लग जाती है। घर में कितना सारा काम है, खत्म ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। मेरी बस का नहीं है ये काम करना। माँ जी जल्दी आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे समझ आ गया सब। इतना बोलकर कोमल अपनी सास को फोन करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। माँ जी सुनिए, अब आप अपने मायके से आ जाइए। मुझे पता चल चुका है कि घर में बहुत काम होता है। अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। सास के मायके जाने के बाद कोमल को अपनी सास की अहमियत का पता चलता है और घर में कितने काम होते हैं उसका भी। कुछ दिनों बाद अर्चना घर आ जाती है जिसके बाद फिर कभी कोमल अपनी सास से नहीं लड़ती। कांता देवी, जिसका बेटा विवेक फौज में था, वो अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की को ढूंढ रही थी और आखिरकार कांता देवी की तलाश निवेदिता पर आकर खत्म हो जाती है। निवेदिता और विवेक की शादी हो जाती है। निवेदिता दिखने में काफी सुंदर थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही देश की सरहद पर दुश्मनों का सामना करते करते विवेक शहीद हो जाता है और कहीं ना कहीं ये सदमा निवेदिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक के जाने के गम से निवेदिता बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे ही कुछ महीनों बाद निवेदिता अपने घर आती है। कांता उसका बहुत ख्याल रखती है। निवेदिता का दिमाग अब एक छोटे बच्चे वाला हो चुका था। कांता देवी उसे अपनी छोटी सी बिटिया रानी की तरह प्यार करती। ऐसे ही एक सुबह कांता नाश्ता बनाकर निवेदिता के कमरे में जाती है और उसे खिलाते हुए उससे कहती है, अरे निवेदिता बेटा उठ जा, और ये देख मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता बनाकर लाई हूँ और जल्दी से इसे खा ले। फिर तुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना, और आज तू मुझे 1 से लेके 100 तक पूरी काउंटिंग सुनाएगी, और अगर नहीं सुनाया ना तो आज मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। अरे मम्मी बस उठ रही हूँ और मैंने आज पूरी गिनती याद कर ली है। मम्मी मैंने सपने में ना एक बहुत सुंदर सी डॉल देखी। आप मुझे वो डॉल दिलाओगी? हाँ बाबा ठीक है, मैं तुझे डॉल दिला दूंगी, लेकिन अब तेरी डॉल दिखती कैसे है, क्योंकि सपना तो तुझे आया था, मुझे थोड़ी ना। तो मुझे कैसे पता होगा कि सपने में आई हुई डॉल कैसी है। तो एक काम करना, शाम को मेरे साथ मार्केट चलना, फिर मैं वहां तुझे बहुत सारी डॉल दिखाऊंगी। जो डॉल तुझे पसंद आएगी तू वो डॉल ले लेना। नहीं मम्मी, मुझे वो डॉल लेनी है जो मेरे सपने में आई थी। बहुत सुंदर डॉल थी और मुझे वही चाहिए। आप कैसे भी करके मुझे वो डॉल ला दो। अब तेरे सपने में कैसी डॉल आई थी वो मुझे नहीं पता। मैंने बोला ना कि तू मेरे साथ मार्केट चलना, वहां तुझे जो पसंद आएगा तो वो ले लेना। नहीं, मुझे मेरे सपने वाली डॉल ही चाहिए, और आपने अगर मुझे वो डॉल नहीं दिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुझे तेरे सपने वाला ही डॉल दिलाऊंगी। फिलहाल के लिए खाना खा ले। निवेदिता बिल्कुल बच्चों की तरह बहस किया करती, लेकिन एक साथ होने के बाद भी कांता निवेदिता को बहुत प्यार किया करती। निवेदिता का कांता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। शाम को कांता निवेदिता को अपने साथ मार्केट ले जाती है, जहां वो उसे खूब सारे डॉल्स दिखाती है, लेकिन निवेदिता को सपने वाली डॉल ही चाहिए थी। निवेदिता को गुस्सा आता है
और वो गुस्से में कांता को छोड़कर वहां से भाग जाती है। कांता बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर निवेदिता कहाँ गई। वो उसे बहुत ढूंढती है। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद थककर कांता घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि निवेदिता अपने कमरे में बैठकर रो रही है। तभी कांता उससे कहती है, निवेदिता, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, और तू अपनी माँ को मार्केट में छोड़कर यहाँ आ गई। तुझे मालूम है मैं कितना डर गई थी, कितना परेशान हो गई थी। अगर मैं तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊँ तो तुझे कैसा लगेगा? माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मुझे ना बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, अब रो मत, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। कांता निवेदिता को खूब सारे चॉकलेट और खूब सारे डॉल्स देती है। ये सब देखकर निवेदिता बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता के घर पर उसका देवर मोहन आता है। मोहन कांता से कहता है, अरे भाभी, इस बुढ़ापे में क्या इस पागल को लेकर अपनी जिंदगी काट रही हो? मैं तो कहता हूँ इसे पागल खाने में भेज दो। ये मेरे घर की बहू है, और शायद बहू से बढ़कर ये मेरे घर की बेटी है, क्योंकि विवेक के जाने के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर भी कब तक ये चलता रहेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना और निवेदिता का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। जितना बन पाएगा मुझसे मैं उतना करूंगी उसके लिए। ऐसा ही समय बीतता जाता है। मोहन अब बार बार कांता के घर आया जाया करता। ऐसे ही एक दिन कांता निवेदिता को छोड़कर मार्केट गई थी। निवेदिता घर पर अकेली थी। इसी बीच मोहन घर पर आता है और मोहन निवेदिता के पास जाकर उससे कहता है, निवेदिता बेटा, तुम घर पर अकेली हो क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई? चाचा जी, माँ तो मार्केट गई है, बस आती होंगी, आप बैठ जाओ। चाचा जी, आपको कार्टून देखना पसंद है? हाँ, मुझे कार्टून देखना पसंद है और तुमको देखना भी पसंद है। चाचा जी, आप बिल्कुल बुद्ध हो, मैं कोई कार्टून थोड़ी हूँ। तुम तो सुंदर सी गुड़िया हो और आज मुझे इस गुड़िया के साथ खेलना है। मोहन निवेदिता को बुरी नजरों से देखता है। कांता की गैर मौजूदगी में मोहन निवेदिता के साथ बहुत बुरी हरकत करता है। निवेदिता, जो कि दिमागी रूप से कमजोर थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मोहन उसके साथ क्या कर रहा है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब निवेदिता की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बार बार उल्टी चक्कर ये सब आने लगते हैं। उसकी तबीयत को देखकर कांता उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसका चेकअप होता है। और चेकअप के होने के दौरान पता चलता है कि निवेदिता माँ बनने वाली है। ये देखकर कांता हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांता किसी तरह से निवेदिता को घर लेकर आती है और उससे कहती है, निवेदिता बेटा, एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे। मेरी गैर मौजूदगी में कभी किसी आदमी ने तुम्हें इस तरह से छुआ हो जैसे कभी किसी ने तुम्हें ना छुआ हो? मम्मी, मेरे सपने में ना एक राजकुमार आया था, वो घोड़ी पर बैठकर आया था और मुझे भी इस घोड़ी पर बैठाया और फिर मैं घोड़ी से गिर गई। अच्छा, एक काम कर निवेदिता, तू सो जा। कांता को बहुत चिंता सताने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने निवेदिता के साथ ये हरकत की। ऐसे ही एक दिन फिर से कांता मार्केट के लिए चली जाती है। इसी बीच फिर से मोहन आता है और निवेदिता के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से कांता आ जाती है और कांता मोहन को निवेदिता के कमरे में देखकर हैरान हो जाती है। कांता उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन कहीं ना कहीं कांता के मन में मोहन को लेकर शक आ जाता है। ना चाहते हुए भी कांता को निवेदिता के रेप का एफआईआर लिखवाना पड़ता है। पुलिस अपनी छानबीन करने लगती है। निवेदिता का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें पुष्टि हो जाती है कि उसका रेप हुआ है। कांता के कहने पर मोहन और निवेदिता का डीएनए टेस्ट भी होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ये सब करते हुए? और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था कि इसके पीछे तुम ही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी, और तुम जैसे लोग इस समाज में रहने के तो लायक ही नहीं हो। इस तरह से मोहन को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ निवेदिता की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिस कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। उससे उसकी और हालत खराब हो जाती है। कांता उसका ख्याल रखती है। देखते ही देखते निवेदिता की तबीयत में सुधार आ जाता है और इस तरह से कांता निवेदिता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती है।
ये कहानी जूनागढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक आम का बागीचा था। उसी बागीचे के पीछे एक पक्की रोड थी, परंतु उस रोड पर कोई आता जाता नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ पर एक चुड़ैल कुल्फियाँ बेचा करती थी और जो कोई भी उसकी कुल्फियाँ लेता था वो चुड़ैल उनके पीछे पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन रवि और नेहा नाम के दो बच्चे गर्मियों की छुट्टी में गाँव घूमने जाते हैं। दादी देखो, हम आपके पास आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, इतने दिनों बाद आए हैं। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें गांव घुमा कर लाती हूँ। बहू सोना, तू बच्चों की चिंता मत करना, मैं बच्चों को गांव घुमा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जाइए, पर अंधेरा होने से पहले आ जाना। और बच्चों, दादी को परेशान मत करना। ठीक है माँ। इतना बोलकर रवि और नेहा की दादी उन्हें घुमाने ले जाती हैं। दादी उन्हें आम का बागीचा, अपने खेत और पेड़ पौधे दिखाती है। तभी रवि की नजर आम के बागीचे के पीछे वाली रोड पर पड़ती है और रवि अपनी दादी से बोलता है, दादी हम पक्के रास्ते से घर चलेंगे, वो जो आम के बगीचे के पीछे रोड है ना, उससे। नहीं बेटा, उस रास्ते से गलती से भी मत आना जाना, वो रास्ता सही नहीं है बेटा। पर क्यों दादी? बेटा, गांव के कई लोगों ने वहाँ चुड़ैल को देखा है। मैंने भी यही सुना है कि वो चुड़ैल जिस भी इंसान से बात करती है वो उसी के साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उनके घर वालों को मार डालती है। इसलिए बेटा तुम वहाँ नहीं जाओगे। ठीक है दादी, मैं और रवि वहाँ नहीं जाएंगे। जैसा आप बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे। अब रवि और नेहा की दादी उन्हें घुमाकर ले जाती है, परंतु अभी भी रवि का पूरा ध्यान उसी रोड पर होता है। जिसके बाद रवि नेहा से अकेले में बोलता है, नेहा तुझे आम खाना बहुत पसंद है ना, चल आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ से कुछ आम तोड़ कर लाते हैं। पर अभी तुझे दिख नहीं रहा है क्या? रात होने वाली है और दादी ने मना किया है ना रात को घर से बाहर जाने से। तू है कि आम के बगीचे में जाने की बात कर रहा है? अरे पागल, रात में ही तो हम सबकी नजरों से छुपकर आम तोड़ सकते हैं। रात में हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा और दिन में अगर किसी ने हमें आम तोड़ते देख लिया तो वो लोग हमें बहुत मारेंगे। और वैसे भी अब हम गांव आए हैं और कच्चे आम तोड़कर भी ना खाएं तो गांव आने का क्या फायदा। इस तरह से रवि नेहा को मना लेता है और दोनों भाई बहन आम के बगीचे में चले जाते हैं। रवि नेहा के लिए कुछ आम तोड़ता है और उसे दे देता है, जिसके बाद नेहा रवि से बोलती है, अब चलते हैं, देख रात हो रही है, दादी और माँ हमारी राह देख रही होंगी ना रवि। अच्छा ठीक है, हम इस पक्के रास्ते से जाते हैं, रोड से जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रवि तू पागल है क्या? दादी ने मना किया था ना उस रास्ते से आने जाने के लिए, और तू है कि किसी की सुनता ही नहीं। एक काम कर, तू अकेले उस रास्ते से घर आ, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मैं जा रही हूँ अकेले घर। इतना बोलकर नेहा गुस्से में कच्चे रास्ते से घर के लिए निकल जाती है और रवि उसी पक्की सड़क पर जाता है। रवि थोड़ी ही दूर पहुँचता है कि उसे एक औरत कुल्फी बेचती हुई नजर आती है। कुल्फी देखकर रवि के मन में लालच आ जाता है और वो कुल्फी लेने की सोचता है, पर वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं बचे। जिसके बाद वो कुल्फी वाली से बोलता है, क्या आप कल भी यहाँ पर रहोगी? मैं आपसे कल आकर कुल्फी ले जाऊंगा, ठीक है? आज मैं पैसे लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ऐसे ही कुल्फी ले लो, और अगर कल यहाँ आ पाए तो तुम मुझे कल पैसे दे देना। अभी तुम ये कुल्फी ऐसे ही ले जाओ। और वैसे भी जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं मैं उनसे पैसे नहीं लेती, मैं अपनी कुल्फी उन्हें फ्री में बेचती हूँ। सच में आप कितनी अच्छी हो। अब रवि चुड़ैल से कुल्फी लेकर घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वो कुल्फी खाते हुए आता है, पर उसकी कुल्फी खत्म नहीं होती। रवि उस कुल्फी को खाता जाता और कुल्फी का साइज फिर से पहले जितना होता जाता, पर रवि इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, मुझे तो पहले से ही पता था कोई चुड़ैल नहीं होती। वो आंटी कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फ्री में कुल्फी दे दी है। दादी ऐसे ही बोल रही थी, इस रास्ते पर चुड़ैल है, मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। अब रवि कुल्फी खाते हुए घर पहुंच जाता है। रवि के हाथों में कुल्फी देख नेहा रवि से बोलती है, तू ये कुल्फी कहाँ से लेकर आया? रवि नेहा को सारी बात बताता है। तभी रवि और नेहा को उसकी कुल्फी की आवाज सुनाई देती है, जिससे रवि ने कुल्फी खरीदी थी। उसकी आवाज सुनकर रवि नेहा से बोलता है, नेहा, ये तो उसी कुल्फी वाले की आवाज है।
जिससे मैंने ये कुल्फी खरीदी थी, पर वो यहाँ कैसे आ गई? और इनकी आवाज तो ऊपर छत से आ रही है। तू सही बोल रहा है, ऊपर चल के देखते हैं। अब दोनों भाई बहन ऊपर जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वही कुल्फी वाली छत पर कुल्फी बेच रही होती है। इस बार वो उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ जाती है, चुड़ैल के रूप में। चुड़ैल को देखकर रवि के हाथ से कुल्फी गिर जाती है और वो दोनों डरते हुए नीचे की ओर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करती है और रवि को धक्का दे देती है। रवि सीढ़ियों से गिरते हुए जमीन पर आता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। नेहा अपने भाई के पैर से निकलता खून देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए घर से बाहर की ओर निकलने लगती है। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और उन्हें कुल्फी देने लगती है। चुड़ैल को देखकर रवि की बोलती बंद हो जाती है। नेहा भी बहुत डर चुकी थी। अब दोनों भाई बहन चुड़ैल से बचने के लिए खाट के नीचे जाकर छिप जाते हैं। अब चुड़ैल धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वो दोनों भाई बहन देखते हैं कि उसकी दादी और उसकी माँ हाथों में दुर्गा माता की मूर्ति लिए घर के अंदर आ रही है। घर का दरवाजा खुलते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन खाट के नीचे से बाहर निकलते हैं और सारी बात अपनी माँ और दादी को बताते हैं, जिसके बाद उसकी दादी रवि से बोलती है, मुझे सब पता है बेटा, जब तू कुल्फी खाते हुए घर आ रहा था मैंने तभी तुझे रास्ते में देख लिया था, क्योंकि हमारे गांव में कोई कुल्फी नहीं बेचता और तू कुल्फी खा रहा था। मैं समझ चुकी थी कि ये काम उसी चुड़ैल का है, इसलिए मैं तेरी माँ के साथ मंदिर गई और वहाँ से पवित्र देवी माँ की मूर्ति लेकर आ गई। अब हमारे घर में वो चुड़ैल कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि भूत चुड़ैल पवित्र स्थान पर नहीं रह सकती। पर दादी, वो चुड़ैल कुल्फियाँ बेचकर क्यों लोगों के घरों में आती है? बेटा, आज से कई साल पहले उस रोड पर एक औरत कुल्फी बेचा करती थी, परंतु उनके कुछ दुश्मनों से उसकी तरक्की नहीं देखी गई और उसकी कुल्फी में उन्होंने जहर मिला दिया। वो कुल्फी जब बच्चों ने खाई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ की तो जान चली गई, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता ने उस औरत को खूब मारा। वो बेचारी वहीं मर गई। बस तभी से वो गांव वालों को तंग करती है बेटा, इसीलिए गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया है। इस हादसे के बाद सरकार भी उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती है, जिसके बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता। पर आज भी वो चुड़ैल उसी जगह पर रात को अपनी कुल्फियाँ बेचती है।